बच्चे की पोजीशन उल्टी यानी ब्रीच पोजीशन जो है वो क्यों होती है, उसको मैन्युअली करेक्ट कैसे किया जाता है, क्या उसको करेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्या ब्रीच के साथ मोड ऑफ डिलीवरी सिर्फ ऑपरेशन होता है। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 9वें महीने से पहले पहले जब भी आपके स्कैन पे ब्रीच पोजीशन आती है, यानी कि बच्चा उल्टा आ रहा है, हिप्स डाउनवर्ड्स हैं और सर ऊपर की तरफ है, तो इसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स किसी भी जेस्टेशन में आ जाते हैं या मेरा कमेंट बॉक्स इस सवाल से भरा पड़ा होता है कि हमारा 5वां महीना 6ठा महीना चल रहा है और हमें बताया गया है कि बच्चा उल्टा है, तो ये बताएं अब क्या होगा, इसकी क्या है, क्या हमारा ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि 9th मंथ से पहले तक जो है, जो भी बच्चे की पोज़ीशन है, हम उसके बारे में कंसर्न्ड नहीं होते। उसकी वजह ये है कि बच्चा मूव करता रहता है। अगर अभी आपने स्कैन कराया है 5वें छठे माह में और आपका बच्चा उल्टा है, यानी उसका सर ऊपर है और उसके हिप्स जो है, उसके जो बटक्स हैं वो नीचे की तरफ है, या पाँव नीचे की तरफ है, या वो आड़ा है, तो अगर 2-3 दिन के बाद हो सकता है आप स्कैन कराएं तो वो बच्चा सीधा हो चुका हो, वही 3 दिन बाद स्कैन कराएं तो बच्चा फिर उल्टा हो चुका हो। सो ये बच्चे की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर है कि 36, 37, 38 हफ्ते तक अगर ब्रीच रह रहा है या उसके बाद भी ब्रीच आ रहा है, तो फिर बहुत रेयर सिचुएशंस होती है कि वो अपनी पोजीशन को करेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले प्लीज किसी भी सूरत में आपको बच्चे के ब्रीच यानी उल्टा होने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9वें महीने तक सिर्फ 3 से 4% वो प्रेगनेंसीज हैं जो ब्रीच रहती हैं, वरना 97 to 96% प्रेगनेंसीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चे अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। ब्रीच होता क्यों है, बच्चा उल्टा होता क्यों है, उसकी जो 50% तो उसमें कोई रीजन नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली भाई बच्चे की मर्जी है, वो अपनी पोजीशन ऐसे सेट कर लेता है। लेकिन बाकी जो 50% है उन रीजनिंग में वन ऑफ द रीजन इज कि पानी बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चा जो है क्योंकि वो मूव करता रहता है, तो टिल एंड अचानक जो है वो बच्चे ने समरसॉल्ट ली और बच्चा उल्टा हो गया। या फिर बच्चे का पानी इतना कम है कि वो उस लाइकर में मूव ही नहीं कर रहा, वो उल्टा था, उसी तरह से पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, तो जाहिर है जितना पानी कम होगा बच्चे के मूवमेंट के चांसेस उतने कम होते हैं। तो इसी तरह से बेबी उसी पोजीशन में एडजस्ट हो जाता है। या फिर ये है कि यूट्रस के अंदर इंटीरियरली या अपर जो उसका फंडस है उस पर कोई फाइब्रॉइड है, जिसकी वजह से बच्चे का जो हिप्स है ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहे, तो हिप्स रोटेट होके नीचे चले जाते हैं। या यूट्रस की शेप ऐसी है कि उसमें बच्चा जो है ब्रीच फॉर्म में ही जो है वो एडजस्ट हो रहा है। बच्चे का अगर सर भी बड़ा हो तो भी जो है बच्चा ज्यादातर ब्रीच पोजिशन में होता है। ट्विन्स अगर हो तो ट्विन्स में कई दफा ऐसे होता है कि एक बच्चा ब्रीच और दूसरा बच्चा कफेलिक होता है। कई दफा दोनों ब्रीच या दोनों कफेलिक होते हैं, लेकिन ट्विन्स जो है वो एक रीजन जरूर होती है वन ऑफ द ब्रीच प्रेजेंटेशंस की। लेकिन अब इस ब्रीच होने में क्या इसको करेक्ट करना चाहिए, या इसको कब करेक्ट करना चाहिए, या इसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कुछ अरसे तक जो है यहाँ पहले तक एक प्रोसीजर किया जाता था जिसको हम ईसीवी यानी एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन कहते हैं, जो कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब डॉक्टर्स नहीं करते क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो और वो किया भी जाता है कि अगर सेकंड या थर्ड बेबी जो है वो ब्रीच हो, अगर तो आपका पहला बच्चा है, आपका पहला बेबी है, पहली प्रेगनेंसी है और आपका बच्चा ब्रीच है, एंड तक ब्रीच ही चल रहा है, तो प्लीज आप अपना भी माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपका ऑपरेशन ही होगा। आपकी डॉक्टर आपको 38 से 39 वीक्स के दरमियान कोई डेट दे देंगी। 37 वीक्स पे आपको बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं और उस डेट पे बुलाकर आपका सी सेक्शन कर दिया जाता है अगर आपका बच्चा ब्रीच ही चल रहा है। लेकिन अगर आपका सेकेंड या थर्ड बेबी है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि हम प्राइमी जो फर्स्ट बेबी है उसकी डिलीवरी ब्रीच क्यों नहीं करते। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये ऑब्सोलीट हो चुका है। पूरी दुनिया में पहला बच्चा अगर ब्रीच है तो उसका ऑपरेशन ही किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आपको लेबर आती है, जब यूट्रस का मुंह खुल रहा होता है, तो हेड के लिए आपको यूट्रस का 10 सेंटीमीटर ओपनिंग जरूरी है।
लेकिन जब ब्रीच होता है तो कई दफ़ा अभी 10 सेंटीमीटर नहीं खुला होता तो आपका ब्रीच जो है वो डिलीवर होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि उसमें से पहले बेबी डिलीवर नहीं हुए होते, सर्विक्स जो है वो लैक्स नहीं होती, तो जो बेबी का ब्रीच डिलीवर हो जाता है, बॉडी डिलीवर हो जाती है, कई दफ़ा हेड स्टक कर जाता है और वो फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। आप उसको सोच के भी आप जो है आपको उससे झुरझुरी आ सकती है कि अगर बच्चा पूरा डिलीवर हो चुका है लेकिन उसका सर फंस गया है तो उस सिचुएशन में फिर क्या हो सकता है। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी है और ब्रीच है तो ये आपने मेक श्योर रखना है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपका सी सेक्शन ही होगा। सेकेंड और थर्ड बेबी जो है उसमें डिपेंड करता है कि अगर तो बेबी का साइज छोटा है, आपकी जो यूट्रस है वो जो है वो इजीली जो है वो लूज है, आप डिलीवर हो सकती हैं, तो भी हम उसको चांसेस दे सकते हैं, बट वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब आते हैं, बहुत सारे पेशेंट एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ईसीवी होता क्या है। इसको हम करते हैं 36 वीक्स पर। 36 वीक से पहले नहीं करते बिकॉज उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं अभी आगे बताती हूँ, उसकी वजह से बेबी और मदर दोनों को नुकसान हो सकता है। एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर करें। जब करें तो वो एक हॉस्पिटल में हो, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में ये प्रोसीजर किया जाता है। उससे पहले आपको डेक्सा का इंजेक्शन यानी लंग मैच्योरिटी का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ये मेक श्योर किया जाता है कि एनेस्थीसिया टीम मौजूद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमें पेट के ऊपर से बच्चे को रोटेट करना है। हिप्स और सर को हमने 90 डिग्री के एंगल पे 180 डिग्री एंगल पे मूव करना है और वो बहुत फोर्सफुल एक प्रोसीजर होता है। वो जब हम उसको मूव कर लेते हैं फिर हम उसको थोड़ी देर वहां पे स्टे रखते हैं, बच्चे का हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, पेशेंट को 1 डे के लिए एडमिट किया जाता है, बेबी को थ्रू आउट मॉनिटर किया जाता है और उसका लाए देखा जाता है कि कहीं दोबारा से बेबी ने रिवर्ट तो नहीं हो गया। इसीलिए 36 वीक से पहले ये नहीं करते क्योंकि उससे पहले चांसेस होते हैं कि बच्चा वापस अपनी पोजीशन ब्रीच ले लेगा। अब इसकी प्री रेक्विजिट्स तो जो मैंने आपको बता दिए कि क्लिनिक होना चाहिए, ओटी होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए, आपका डोनर तक अरेंज होना चाहिए और आपको कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता, और कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आपको जो है वो वाटर बैग आपका बर्स्ट हो सकता है, रप्चर हो सकता है, आपकी आंवल फट सकती है, बच्चे का जो पानी है वो लीक हो सकता है, लेबर पेन्स आना शुरू हो सकती हैं और जो सबसे एक जो डिजास्ट्रस इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है कि बच्चे की पेट में ही डेथ हो जाती है। और वो कैसे पता चलता है कि जब आपने रोटेट कर दिया और उसके बाद जब आप हार्ट बीट चेक करें और हार्ट बीट ना आ रही हो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड द सैडेस्ट कॉम्प्लिकेशन एंड आउटकम, और इसको देखते हुए अब मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं वो ईसीवी नहीं करते। इन सब कंडीशंस के बावजूद जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट दैट कि खुदा न खास्ता बच्चे की पेट में डेथ हो गई है, तो ये पहली जो 3-4 कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाती हैं, अगर आपका ओटी रेडी होगा, एनेस्थेटिस्ट आपके पास मौजूद होगा, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद होगा, आपका ब्लड अरेंज होगा, तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को आप फॉरन जो है वो डील कर सकते हैं। उसी एटमॉस्फेयर में, उसी एनवायरनमेंट में, उसी टेबल पे जो है फॉरन से आपको ऑपरेट करके आपके बच्चे को बचाया जा सकता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सी खवातीन ये बताती हैं कि हमारी फलानी दाई या एलएचवी जो है ये प्रोसीजर कर लेती है। कर सकती होंगी, डेफिनेटली कर लेती होंगी क्योंकि टेक्निक तो वही है, बट उसके लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं कि ये होना ओटी में चाहिए, ये सब चीज़ें, एनेस्थेटिस्ट, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये सब रेडी होने चाहिए ईसीवी के लिए। सो प्लीज इसको कभी भी घर पे ना करें, किसी छोटे क्लिनिक पे ना कराएं और किसी अनट्रेन्ड बंदे से ये ना कराएं। थैंक यू।